देखिए, अगर हम गोल्ड का इस साल का इवैल्यूएट करें तो करीबन डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट 6% के आसपास ये अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर करीबन अभी भी 2% नेगेटिव में है। जहाँ पर हमने देखा था इस साल का, अगर हम हाई और लो की बात करें तो सिल्वर का हाई था करीबन 73,000 और इसने लो बनाया है अभी रिसेंटली 51,857 का। वहीं अगर हम गोल्ड के हाई लो की बात करें तो गोल्ड का हाई था करीबन 55,558 और लो था इसका 47,300। तो ये काफी बड़ा रेंज इसने इस साल बनाया है हाई और लो में, और हम साल के एंड में खड़े हैं जहां पर हम एक रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड जो है कहीं ना कहीं आपको इस साल में एक बार दोबारा से बाउंस बैक दिखाएगा, क्योंकि जो डिमांड फैक्टर है वो इस साल पूरे साल गोल्ड में नदारद था, और साल के एंड में हमने गोल्ड में एक डिमांड आते हुए देखा, चाहे वो डिमांड सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हो, चाहे इंडिया की जो डिमांड है अगर हम देखें तो प्री कोविड लेवल के लेवल पर आती हुई दिखाई दी है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इस बार करीबन 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिमांड बढ़ी है। 140 टन के आसपास गोल्ड इंडिया के अंदर कंज्यूम हुआ है। तो जो डिमांड है ये ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पर आई है, जिसकी वजह से हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। हालांकि जो अभी पिछले 10 महीने गए हैं, इन अगर 10 महीने को इवेल्युएट करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले हुआ फेडरल बैंक की पॉलिसी को लेके, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्च इवन फरवरी से ही सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगा था। तो उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड का जो एक दायरा था वो ऊपर की तरफ जाने की बजाय रुक गया था। हालांकि सेंट्रल बैंक ने कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और करीबन 3.5% तक वो इंटरेस्ट रेट लेकर आए हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड उतना नहीं गिरा। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में जरूर गोल्ड थोड़ा सा गिरा है, $2,000 से करीबन $1,660 के आसपास तक गोल्ड आ गया है, मगर डोमेस्टिक मार्केट में उसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो दायरा बना था गोल्ड का, वो गोल्ड और सिल्वर का जो दायरा बना है वो एक तो सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी की वजह से, और एक जो फिजिकल डिमांड मार्केट में नहीं थी उसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड था वो मार्केट में नहीं था। और हम ये देख रहे थे कि कंटिन्यूसली आपका जो इंटरेस्ट था, जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट था, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट था, वो डॉलर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि डॉलर हमने देखा कि 20 साल के हाइस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो 20 साल के हाइस पर अगर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो जो डिमांड थी गोल्ड से हटकर, जो सेफ हेवन एसेट हम गोल्ड को मानते हैं वहां से हटकर, वो डिमांड जो है वो आपकी डॉलर में शिफ्ट होती हुई दिखाई दी। तो इसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड में जो एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक चार्म होता है, वो मार्केट से नजारत होता हुआ दिखाई दिया था। तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड पिछले 10 महीनों से कंटिन्यूसली एक रेंज में फंसा हुआ था। हालांकि अभी भी थोड़ा सा रेंज में है, मगर ये लोअर लेवल से रिकवरी हुई है, कुछ ऑप्टिमिस्टिक न्यूज आती हुई दिखाई दी है, कुछ ऑप्टिमिस्टिक एक्टिविटी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हुई है, जिससे ये लग रहा है कि हाँ, आगे चलकर थोड़ा डिमांड सिनेरियो मार्केट में स्ट्रांग हो सकता है। जी अनुज, तो इस समय अगर सोने और सोने के अगर हम डॉलर वाले भाव को देखें और रुपए वाले भाव को देखें तो दोनों में चार्ट में बड़ा एक सीधा सीधा अंतर दिखता है। मतलब अगर इसको मैं चार्ट को स्क्रीन पर रख करके देखूं तो जहां डॉलर में सोने की कीमत जो है वो लगातार एक डाउन ट्रेंड में नजर आ रही है, वहीं अगर एमसीएक्स पर देखें जो सोने का रुपए में भाव है वो एक बड़े फ्लैटेस्ट ट्रेंड के अंदर है। अगर इस साल की शुरुआत से हम देखें लगभग, हालांकि साल की शुरुआत में तो वैसे फरवरी में एक बड़ी अच्छी तेजी आई थी जो मार्च के पहले हफ्ते तक चली थी, और इस तेजी के अंदर ही लगभग 47,000 के आसपास से सोना भाग गया था, 55,000 के ऊपर भी। लेकिन उसके बाद से फिर वो एक बड़े रेंज के अंदर फंस गया, जिसकी चर्चा मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में भी की थी। तो दोनों के डॉलर और रुपए में जो सोने की चाल में अंतर है, क्या वो शुद्ध रूप से सिर्फ जो डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है, क्योंकि हमने देखा रुपए में इधर डॉलर के मुकाबले काफी कमजोरी आई है, उसका एक असर है, या इसके पीछे कुछ और भी डोमेस्टिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं? देखिए, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि करीबन ऑलमोस्ट 6% के आसपास गोल्ड इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8.9% के आसपास गोल्ड गिरा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये जो ऑलमोस्ट डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस की भरपाई है, ये यहाँ पर रुपी की वजह से हुई है, क्योंकि रुपी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीबन मोर देन 10% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 10.35 के आसपास रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। तो उस रुपी की वजह से, उस रुपी के कन्वर्जन की वजह से हमने देखा कि जो गोल्ड का प्राइस था वो डोमेस्टिक मार्केट में ऊपर की तरफ आया। साथ में हमने देखा कि बीच में गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी में चेंज किया गया था, करीबन 15% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी की गई थी। उसकी वजह से भी गोल्ड का जो प्राइस था
वो यहाँ पर बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर रहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी का फैक्टर रहा, रुपी में गिरावट का फैक्टर रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का प्राइस एक पॉजिटिव ट्रेड के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट 8.5% की गिरावट हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जो प्राइस थे गोल्ड के वो डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई दिए और इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाते हुए दिखाई दिए। साथ में हमने ये भी देखा कि जो फिजिकल मार्केट में प्राइस था, क्योंकि गोल्ड के अंदर हमेशा ये एक ट्रेंड रहता है कि जब भी गोल्ड के प्राइस नीचे आते हैं तो जो खरीदार होते हैं वो मार्केट में आना चालू कर देते हैं। तो हमने ये भी देखा कि जब भी गोल्ड के प्राइस, क्योंकि हमने इस साल में देखा था गोल्ड का प्राइस करीबन 47,000 तक नीचे में गया था आपका करीबन एमसीएक्स गोल्ड में। तो 47,000 के आसपास जाने के बाद हमने फिजिकल मार्केट में एक काफी बड़ी खरीदारी आते हुए देखी। लोग पहले से खरीदारी में लग गए गोल्ड परचेज करने में। तो फिजिकल मार्केट से भी कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से भाव को नीचे आने नहीं दिया गया और भाव अगेन ऊपर की तरफ एक स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे जो फिजिकल मार्केट की डिमांड थी, रुपी फैक्टर था, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। जी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय भावों की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये दिख रहा है कि इस साल मार्च से ही यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सितंबर के लास्ट में इसने एक 1620 के आसपास बॉटम बनाया और वो बॉटम अभी अक्टूबर में भी और अभी नवंबर में भी मतलब फिलहाल तो टिकता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये 1620 एक अच्छा बेस बन गया है डॉलर के भाव में गोल्ड सोने के लिए? देखिए अभी हमने देखा था रिसेंटली फेडरल बैंक का डिसीजन आया है अभी 2 नवंबर के आसपास में। तो वहां पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उनका हॉकी स्टेटमेंट है अभी भी। मगर साथ में जो यूएस के डेटा आए हैं उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि डेटा थोड़े पॉजिटिव वे में आए हैं, जॉबलेस क्लेम जो थे वो वहां पर कम होते हुए दिखाई दिए हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहां पे बढ़ा है। तो उसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इन डेटा को देखकर हो सकता है कि फेडरल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट थोड़े स्लोअर पेस पे करे। तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड को सपोर्ट मिला है। हालांकि अभी $1614 का लो गोल्ड ने बनाया था, वहां से एक शार्प रिकवरी हमने तुरंत आते हुए देखी। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट कब तक उस लेवल को सपोर्ट करता है, क्योंकि ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 1720 एक काफी साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है काफी समय से। तो जब तक 1720 का लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको आगे तेजी देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, ये जो लेवल है ये हम कह सकते हैं कि इस साल का अभी तक लो बना दिया है मार्केट ने, और हो सकता है कि मार्केट अगर दोबारा से यहाँ पे लेवल पर आती है तो आपको दोबारा से बाउंस बैक गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा कोई नेगेटिव अभी इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके का पॉजिटिविटी मार्केट में देखी गई है सेंट्रल बैंक की खरीदारी, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है गोल्ड का थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर हमें लगता है कि धीरे धीरे एग्रेसिवली नहीं बटा एक स्टैगर्ड वे में गोल्ड धीरे धीरे ऊपर के लेवल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर दोबारा से आगे फेडरल बैंक हॉकी स्टेटमेंट के साथ आता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो फिर हम इसमें थोड़ी बहुत आगे एक नरमी आते हुए देखेंगे। दूसरी बड़ी बात अगर हम देखें तो जो चाइना का युआन है, चाइना ने अपने युआन को काफी कंट्रोल किया है। इवन जितनी भी इकोनॉमी थी, चाहे हम यूरो की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, पाउंड की बात करें, सभी मल्टी ईयर लो पे चल रही थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर अपनी करेंसी को बैलेंस करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स जो करीबन 114 के आसपास तक था वो करीबन 110 के आसपास तक आ गया है। तो वहां पे जो गिरावट आई है, वहां पे जो बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है, उसकी वजह से गोल्ड पे एक सपोर्ट मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि युआन में एक पॉजिटिविटी देखी गई, पाउंड के अंदर हमने पॉजिटिविटी देखी, यूरो के अंदर भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी है। अभी हमने देखा कि बीओई ने भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और यूरोप भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा सकता है। तो अगर सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो अगेंस्ट डॉलर के वो थोड़े से स्ट्रेंथ रहेंगे, तो डॉलर में वीकनेस होगी, और अगर डॉलर में वीकनेस होगी तो आपको अगेन गोल्ड के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, ये जरूर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड हम गोल्ड में देख रहे हैं वो उतना जी। एग्रेसिवली नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ, डॉलर में वीकनेस की वजह से डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, उतनी स्पेस से नहीं आएगा, बट हाँ स्लोअर पेस से आपको गोल्ड के अंदर धीरे धीरे बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी। जी। और अपने यहाँ शादियों का मौसम है तो क्या उसने भी क्या सोने की कीमतों में तेजी में अभी जो थोड़ी बढ़त आई है उसमें योगदान किया है, या इसको दूसरे रूप में समझे कि इंटरनेशनल फैक्टर से सोना महंगा हो रहा है तो शादियों के मौसम में यहाँ जो लोग खरीदने जाएंगे फिजिकल गोल्ड मतलब गहना वगैरह उनके लिए महंगा पड़ जाएगा? देखिए यहाँ पर मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो अगर हम भारतीय डिमांड को देखें, जो कि करीबन 17% वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ी है और प्री पैंडेमिक लेवल पर आ गई है। 140 टन के आसपास हमने अभी तक गोल्ड कंज्यूम होते हुए देखा है रिटेल मार्केट में।
वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक्स की, तो अभी भारतीय सेंट्रल बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो में करीबन 4 टन के आसपास गोल्ड ऐड किया है। 13 टन इन्होंने पहले गोल्ड ऐड किया था। तो सेंट्रल बैंक्स के पोर्टफोलियो में भी गोल्ड ऐड हुआ है। तो इट मीन्स कि रिटेल में भी गोल्ड ऐड हो रहा है और सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड ऐड कर रहे हैं। तो भारतीय की जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बनी हुई है, चाहे वो सेंट्रल बैंक के लेवल पर हो, चाहे वो रिटेल के लेवल पर हो। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जब भी गोल्ड परचेज करते हैं तो कोई ओकेजनली गोल्ड परचेज होता है, और हमने देखा है कि शादियों का जो सीजन है, इस बार आपने अगर देखा होगा कि जो फेस्टिवल गए हैं उसमें काफी हमने उत्साह देखा। और अगर हम शादियां देख रहे हैं तो शादियों के अंदर भी हमें लग रहा है कि वैसा ही उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल के बाद विदाउट रेस्ट्रिक्शन आपको ये मैरिज देखने को मिलेंगी। तो इन शादियों में आपको गोल्ड की जो खरीदारी है वो यहाँ पर काफी अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी। और हम देख भी रहे हैं कि जो गोल्ड की डिमांड है, चाहे वो धनतेरस का समय हो, चाहे वो दीपावली का समय हो, हमने देखा है कि वहां पे काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इस बार अगर हम धनतेरस की बात करें तो करीबन 35% गोल्ड पिछले साल से ज्यादा यहाँ पर बिका था। तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो फेस्टिवल पॉइंट ऑफ व्यू से या मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से वो भारत के अंदर बड़ी है, जो कि हम कह सकते हैं कि प्री पैंडेमिक लेवल पर आती हुई दिखाई दी। इट मीन्स की जो भारतीय डिमांड है उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस को डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली सपोर्ट मिला है। हालांकि इंटरनेशनली हमने देखा है कि कुछ इकोनॉमीज ने, चाहे उज्बेकिस्तान हो चाहे कतर हो, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड ऐड किया है। तो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा गोल्ड ऐड करना ये शो करता है कि आगे गोल्ड के प्राइसेस में उनको स्टेबिलिटी दिखती है, उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो वहां पे मेंटेन हो सकता है। तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी। तो हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइस आने वाले दिनों में आपको यहाँ से एक पॉजिटिविटी दिखाते हुए देखेंगे।